दोस्तों आदाब। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से हों। आज है 30 जुलाई 2026। आज की सुर्खियां ये रही। मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन की दस्तक, गजा में मासूमों पर बरसती आग, मिडिल ईस्ट में जंग का हर मोर्चा बन गया नया दहकता दाग, रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन को दहलाया, पोलैंड की सरहद तक पहुंचा जंग का साया, अब नेटो के दरवाजे पर टकराव का खतरा गहराया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाब अल मंदेब तक बारूद का बढ़ता व्यापार, तेल गैस और महंगाई की मार, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा जंग का वार। एक तरफ बमों की गूंज से कांप रहा संसार, दूसरी तरफ एआई और चिप्स को लेकर अमेरिका चीन में छिड़ी तकनीक की तकरार। यूरोप ने एआई पर कानूनों का शिकंजा कसा, डीप फेक और बड़ी कंपनियों पर नियमों का पहरा लगा। तो क्या जंग की ये आग सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया को घेरेगी, या कूटनीति की कोई किरण इस अंधेरे को चीरकर अमन की सुबह लाएगी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा अब और भी बड़ा होता दिखाई दे रहा। अब तक ये लड़ाई अमेरिका, ईरान, इजराइल और उनके सहयोगियों के बीच सीमित नजर आ रही थी, लेकिन अब मिस्र में हुए एक ड्रोन हमले ने पूरे इलाके की चिंता बढ़ा दी। मिस्र सरकार ने तस्दीक की है कि दमियटा बंदरगाह पर 2 जहाजों में लगी आग ड्रोन हमले की वजह से हुई थी। हालांकि अभी तक किसी भी देश या संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। यही वजह है कि इस हमले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ड्रोन किसने भेजा, उसका निशाना क्या था, और क्या यह हमला मिडिल ईस्ट की जंग को एक नए मोर्चे पर ले जाने की कोशिश है? दोस्तों, ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब पूरे मिडिल ईस्ट में पहले से तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, दूसरी तरफ अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया यानी PMF के ठिकानों पर संयुक्त हमले किए हैं। इन हमलों में 20 लोगों के मारे जाने और 32 लोगों के घायल होने की खबर है। यानी अब जंग का असर सिर्फ ईरान, इराक, इजराइल या खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि आसपास के दूसरे देशों पर भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मिस्र में हुआ ड्रोन हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि मिस्र अब तक इस जंग से सीधे तौर पर दूर रहा है, लेकिन अगर उसके बंदरगाह और समुद्री इलाकों पर हमले होने लगते हैं तो मिस्र को अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। मिस्र मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश है। वो गजा युद्ध को रोकने और इजराइल हमास के बीच बातचीत कराने में भी अहम भूमिका निभाता रहा है। इसलिए अगर मिस्र किसी तरह इस जंग में सीधे शामिल होता है तो पूरे इलाके की हालत और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गजा में एक बार फिर ऐसा दर्दनाक मंजर देखने को मिला है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में 4 फलस्तीनी मारे गए। इनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। एक बच्चा सिर्फ 1.5 साल का था, जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल बताई गई है। ये हमले गजा के अलग अलग इलाकों में किए गए। खान यूनिस में एक तंबू शिविर को निशाना बनाया गया, बुरे शरणार्थी शिविर में एक घर पर हमला हुआ और गजा सिटी में साइकिल पर जा रहे एक फलस्तीनी व्यक्ति को भी निशाना बनाए जाने की खबर है। इजरायली सेना यानी IDF का कहना है कि उसके हमलों का निशाना हमास के लड़ाके थे, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र यानी आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम यानी जंग बंदी लागू होने के बावजूद गजा में हमलों का सिलसिला पूरी तरह नहीं रुका। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के दौरान अब तक 1200 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की बताई जा रही है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी कुछ अहम खबर की, जहां हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने और दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने इस बड़े हमले में 70 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 280 ड्रोन दागे। इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल होने से ये साफ दिखाई देता है कि रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को एक साथ निशाना बनाने की कोशिश की। इस हमले में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अचानक हुए इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई।
रूसी हमलों के बाद यूक्रेन की हवाई रक्षा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। कई इलाकों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजते रहे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता उस खबर ने बढ़ाई है जिसमें कहा गया कि एक रूसी क्रूज मिसाइल पोलैंड के हवाई क्षेत्र में भी दाखिल हो गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि रूस की एक मिसाइल यूक्रेन की सीमा पार करके पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस गई। हालांकि पोलैंड की तरफ से इस दावे की तुरंत तस्दीक नहीं की गई। फिर भी इस खबर को पोलैंड ने बहुत गंभीरता से लिया है। पोलैंड ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को तुरंत सक्रिय कर दिया और देश की हवाई सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए पोलैंड के प्रधानमंत्री भी जांच से जुड़े इलाके में पहुंचे। इससे साफ है कि पोलैंड इस घटना को सिर्फ एक छोटी गलती मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहता। दोस्तों, पोलैंड सिर्फ यूक्रेन का पड़ोसी देश नहीं, पोलैंड नेटो का सदस्य भी है। नेटो में अमेरिका, यूरोप के कई बड़े देश शामिल हैं। नेटो का एक अहम नियम यह है कि अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे पूरे संगठन पर हमला माना जा सकता है। इसी वजह से अगर रूस की कोई मिसाइल जानबूझकर पोलैंड के अंदर हमला करती है तो हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मिसाइल पोलैंड के हवाई क्षेत्र में जाने की खबर कितनी सही है और अगर ऐसा हुआ भी तो वो जानबूझकर हुआ या रास्ता भटकने की वजह से। लेकिन ये घटना एक बार फिर उस बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है जिससे पूरी दुनिया लंबे समय से डरती रही है। क्या रूस यूक्रेन की जंग यूक्रेन की सीमाओं से बाहर फैल सकती है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे जंग अब सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं रह गई। इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। जंग की वजह से तेल, गैस, समुद्री व्यापार और महंगाई पर भारी दबाव बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि अगर ये संघर्ष और लंबा चला तो साल 2026 में दुनिया की आर्थिक तरक्की की रफ्तार धीमी हो सकती है। यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही बल्कि इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंच रहा है। मिडिल ईस्ट में दो समुद्री रास्ते इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में, पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा बाब अल मंदब। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की, जो आज की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी बन चुकी है। AI अब सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा। इसका इस्तेमाल पढ़ाई, नौकरी, अस्पताल, बैंक, सुरक्षा, सेना, कारोबार और सोशल मीडिया तक में होने लगा है। लेकिन AI जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए यूरोपीय संघ ने अपने AI एक्ट के तहत निगरानी और कानून लागू करने की ताकत को और मजबूत कर दिया है। EU AI एक्ट को दुनिया का पहला बड़ा और व्यापक AI कानून माना जा रहा है। इसका मकसद AI के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकना नहीं बल्कि उसे सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। यूरोपीय संघ चाहता है कि AI बनाने वाली कंपनियां लोगों को साफ साफ बताएं कि उनका AI सिस्टम कैसे काम करता है और उससे क्या खतरे हो सकते हैं। इस कानून के तहत AI सिस्टम को उस खतरे के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। कुछ AI सिस्टम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं और उन पर सख्त पाबंदी लगाई जा सकती है, जैसे नौकरी के लिए लोगों का चुनाव करने वाला AI, स्कूल या परीक्षा से जुड़े फैसले लेने वाला AI, बैंक से कर्ज देने या न देने में इस्तेमाल होने वाला AI और लोगों की पहचान करने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम। अगर ऐसे AI सिस्टम कोई गलत फैसला लेते हैं तो उसका सीधा असर किसी इंसान की नौकरी, पढ़ाई, पैसे या अधिकारों पर पड़ सकता है। इसलिए इन AI सिस्टम को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। उन्हें ये दिखाना पड़ सकता है कि उनका AI सही तरीके से काम कर रहा है, उसमें गलतियों का खतरा कितना है और अगर कोई समस्या हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों, आज AI की मदद से किसी भी नेता, अभिनेता या आम व्यक्ति की नकली आवाज या उनका वीडियो बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा वीडियो इतना असली दिखाई देता है कि लोग उसे सच मान लेते हैं। इससे झूठी खबरें फैल सकती हैं, किसी की छवि खराब हो सकती है और चुनाव या राजनीति को भी प्रभावित किया जा सकता है। इसी वजह से यूरोपीय संघ AI से बनी सामग्री की पहचान और उसे सही तरीके से लेबल करने पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक AI से जुड़ी पारदर्शिता की कुछ नई शर्तें 2 अगस्त 2026 से लागू होने वाली हैं।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन एआई और आधुनिक चिप्स की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुस्तकबिल की जंग सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान में नहीं लड़ी जाएगी, ये जंग कंप्यूटर, डेटा, एआई और आधुनिक चिप्स की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया के बड़े देश एआई का इस्तेमाल इंसानों की भलाई और विकास के लिए करेंगे, या फिर एआई और आधुनिक तकनीक नई राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा को और ज्यादा खतरनाक बना देगी। फिलहाल इतना साफ है कि एआई अब सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं रहा, ये दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और मुस्तकबिल की ताकत का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।